Hello all, welcome to session 2 of surface chemistry. In this session, we'll learn about types of adsorption and adsorption isotherm. पहले हम लोग पढ़ेंगे types of adsorption. जैसा कि प्रीवियस वाले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि adsorption is a surface phenomena in which there is higher concentration of one substance on the surface of the other. यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर इकट्ठा होता है. अब जो सब्सटेंस इकट्ठा होता है that is called as an adsorbate, और जिस सब्सटेंस के ऊपर इकट्ठा होता है या जो सरफेस के ऊपर इकट्ठा होता है उसको हम लोग कहते हैं adsorbent. अब जब ये adsorbent के ऊपर इकट्ठा हुआ तो ये जो adsorbate और adsorbent है इनके बीच में there must be some force of interaction. Now depending upon this force of interaction किस तरीके का नेचर है उन फोर्सेस का जो adsorbate और adsorbent के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, we classify adsorption into two types as physical adsorption and chemical adsorption. In physiosorption or physical adsorption or van der Waals adsorption, weak van der Waals forces exist between adsorbate and adsorbent. यानी जो physiosorption है जिसी को हम लोग physical adsorption या van der Waals adsorption कहते हैं, उसके अंदर adsorbate और adsorbent के बीच में बहुत ही weak forces exist करते हैं जो कि हम लोग कहते हैं van der Waals forces. जबकि जो chemical adsorption है या chemisorption है, strong chemical bond which may be ionic or covalent exists between adsorbate and adsorbent. यानी chemical adsorption में strong chemical bond exist करेगा जैसा कि हम लोग physiosorption में देख रहे थे, उसमें weak van der Waals forces of attraction होंगे. अब क्योंकि फिजियोसॉर्प्शन में adsorbate और adsorbent के बीच में वीक van der Waals फोर्स है तो वो किसी के भी बीच में एग्जिस्ट कर सकता है एंड हेंस इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. यानी फिजियोसॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता. कोई भी adsorbate कोई भी adsorbent के ऊपर जो है वो कलेक्ट हो सकता है, यानी adsorption हो सकता है क्योंकि इसका नेचर जो है वो फिजिकल नेचर है. तो अगर सपोज हम लोग बात करें फिजियोसॉर्प्शन की तो फिजियोसॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. हाउएवर अगर केमिसॉर्प्शन की बात करें तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ऐसा इसलिए वो स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनेगा एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में. अब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बना तो तभी बन सकता है जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होने की गुंजाइश हो. इसका मतलब ये है कि केमिकल एडसॉर्प्शन उन्हीं दो स्पेसिस के बीच में हो सकता है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो सकता है, और इसीलिए केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. जो फिजियोसॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होना चाहिए नेचर में. Now why this is so? क्योंकि जो adsorbate है और adsorbent है उसके बीच में weak van der Waals force है. So by increasing the temperature और by decreasing the pressure जो भी weak van der Waals force है वो तो टूट जाएगा और इसीलिए adsorbate और adsorbent अलग अलग हो जाएंगे, यानी डिसॉर्प्शन होगा. और इसीलिए फिजियोसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. बट वही केमिसॉर्प्शन के बारे में बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर. Now why this is so? क्योंकि adsorbate और adsorbent के बीच में strong chemical bond बनेगा और क्योंकि ये strong chemical bond जो है बड़ी आसानी से नहीं टूटने वाला, so it has a irreversible nature. जो physiosorption है it depends upon the nature of the gas. More easily liquefiable gases यानी जिनका critical temperature ज़्यादा होगा, they are more easily liquefiable gases are easily adsorbed under the adsorbent. Most probably जब हम लोग physiosorption और chemissorption की बात कर रहे हैं तो we are talking about adsorption of gases on the solid. तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो physiosorption है उसमें जो easily liquefiable gases है वो बड़ी आसानी से जो है adsorb हो जाएंगी. इसका मतलब ये है कि physiosorption will depend upon the nature of the gas. Chemissorption की बात करते हैं तो chemissorption also depends upon the nature of the gas. The gases which can react with adsorbent show chemissorption. यानी वो गैसेस जो आसानी से रिएक्ट कर जाएंगी एडसॉर्बेंट के साथ में तो केमिकल बॉन्ड बनाएगी और इसीलिए उसका आसानी से केमिसॉर्प्शन होगा. देखिए दोनों में डिफरेंस है. फिजियोसॉर्प्शन में भी वो नेचर ऑफ द गैस पे ही डिपेंड कर रहा है, केमिसॉर्प्शन में भी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन केमिसॉर्प्शन में गैस को केमिकली रिएक्ट करना पड़ेगा एडसॉर्बेंट के साथ में, वेयर एज फिजियोसॉर्प्शन में जो इजीली लिक्विफेबल गैसेस है वो बड़ी आसानी से एडसॉर्ब हो जाएंगी.
अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना, तो फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों में ही हीट जो है वो रिलीज होनी चाहिए। बट जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है फिजियोसॉर्प्शन में, इसलिए वो काफ़ी लो होती है एंड इट इज़ 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल। जबकि वही एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में हाई होनी चाहिए क्योंकि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड इट इज 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल्स। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इट इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें डिसॉर्प्शन होगा। इसका मतलब जो एड्सॉर्बेंट है वो एड्सॉर्बेंट की सतह के ऊपर से निकलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फोर्सेस टूट जाएंगे और जो एड्सॉर्बेंट है वो एड्सॉर्बेंट से अलग हो जाएगा ना। यही बात अगर सपोज हम केमिसॉर्प्शन के बारे में करते हैं तो it is favorable at high temperature and increases initially with increase in temperature, क्योंकि हम समझते हैं कि जो एड्सॉर्बेंट है और एड्सॉर्बेंट है उसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या था, वैन डर वाल्स फोर्सेस थे। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होगा कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, ये एब्जॉर्ब होगी टेम्परेचर से। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगा और इसीलिए इनके बीच में जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। सो इनिशियली एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो प्रोबेबली अगर सपोज हम लोग बात करें फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन तो कंपैरेटिवली जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है इट विल टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर। अगर दोनों के लिए हम लोग आइसोबार्स बनाते हैं यानी ग्राफ्स प्लॉटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए भी और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, तो हमें ये पता चलेगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर को अगर प्लॉट करते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए जो आइसोबार होगा दैट विल बी लाइक दिस। दैट मींस विद increase in temperature it should be decreasing, whereas in chemissorption वो पहले increase होना चाहिए कुछ इस तरीके से and then decreases। so अगर सपोज देखा जाए फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में तो फिजियोसॉर्प्शन में कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट यानी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जो केमिसॉर्प्शन है उसमें पहले इंक्रीज होगा क्योंकि उतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगेगी केमिकल बॉन्ड्स बनने के लिए एंड देन लेटर ऑन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो इसको हम इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिजियोसॉर्प्शन है इट रिक्वायर्स नो अप्रिशिएबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाउएवर जो केमिसॉर्प्शन है इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसके अलावा अगर सपोज हम लोग देखें फिजियोसॉर्प्शन और अगर केमिसॉर्प्शन में तो जो फिजियोसॉर्प्शन है इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन अंडर द हाई प्रेशर्स। क्यों? क्योंकि उसके जो नेचर ऑफ फोर्सेस है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस है विच कैन एग्जिस्ट बिटवीन एनी एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, और इसीलिए एक दूसरे के ऊपर लेयर बनते जाएगा। अगर सपोज डिफरेंट एड्सॉर्बेट्स का अगर सपोज हाई प्रेशर पे हम लोग एड्सॉर्प्शन कराते हैं सो देयर कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर। लेकिन केमिसॉर्प्शन की अगर बात करें तो it results into unimolecular layer formation on adsorbent surface। क्यों? क्योंकि जो आपका केमिसॉर्प्शन है that is because of the formation of strong chemical bond। तो जो adsorbate होगा वो adsorbent के साथ में strong chemical bond अगर सपोज बनाता है तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब जब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई no more further chemissorption can be possible। दैट इज बिकॉज क्योंकि रेसिडुअल फोर्स बचेगा ही नहीं, केमिकल बैलेंस ही बचेगी नहीं, तो फर्दर उसके ऊपर कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होगा और इसलिए केमिसॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगा जबकि फिजियोसॉर्प्शन में जो है मल्टी मोलिकुलर लेयर बनेगा। अब क्योंकि दोनों के दोनों जो फिनोमिना है वो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं इसलिए दोनों ही फिजियोसॉर्प्शन भी और केमिसॉर्प्शन भी सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। So this was all about the characteristics of physical adsorption and chemical adsorption.
पर अभी ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कोई एड्सॉर्प्शन होगा तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब होगा पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर हम इतना प्रेशर देते हैं या प्रेशर बढ़ाते या प्रेशर, यानी वी जस्ट टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब हम ऐसा कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, तो हम इन ग्राफ्स को कहते हैं आइसोथर्म्स, यानी द ग्राफ विच हैज बीन ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। तो चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। Adsorption isotherm is a curve obtained by plotting amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent against pressure at constant temperature। यानी adsorption isotherm ये रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस adsorbed per unit mass of adsorbent at equilibrium pressure, और कब? at constant temperature। क्यों? क्योंकि isotherm बोला, iso माने सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। सो variation of amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent, यानी कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट अगेंस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो हमको प्लॉट मिलेगा, ये जो हमें कर्व मिलेगा, हम उसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा होता है लैंगम्यूर्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। Freundlich gave an empirical relationship between amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent and pressure at constant temperature। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो फ्रेंडलिच है उन्होंने रिलेशनशिप दिया, किसके बीच का रिलेशनशिप दिया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो है वो इकट्ठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और कितना प्रेशर है, इनके बीच का जो रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाज गिवन बाय फ्रेंडलिच। उनके हिसाब से इफ x is the mass of gas adsorbed and m is the mass of adsorbent, then x upon m is equals to amount of substance या amount of gas adsorbed per unit mass of adsorbent। ना फ्रेंडलिच ने ये जो रिलेशन दिया था, उनका ये कहना था x upon m if it is the amount of the gas adsorbed per unit mass of adsorbent and p equals to pressure, then फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये बोलता है at moderate pressures x upon m is proportional to p to the power 1 by n, or x upon m is equals to k into p to the power 1 by n, where n must be greater than 1। सो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये है x upon m equals to k into p to the power 1 by n, जहाँ पे n का वैल्यू should be greater than 1, but then this is at moderate pressures। So जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था that was applicable for only moderate pressures। अब उनका कहना क्या था, how do we derive this relation, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंडलिच obtained the curve for amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent and pressure as follows। फ्रेंडलिच के हिसाब से अगर m is the mass of adsorbent and x is the amount of the substance that is being adsorbed onto the surface of the adsorbent, तो उनका ये मानना था कि इनिशियली क्योंकि स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए एड्सॉर्प्शन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर उतने ही जो है क्वांटिटी से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। यानी उनका मानना ये था कि भाई एट
low pressures, adsorption should be, amount of the substance adsorbed per unit mass of adsorbent in x upon m should be directly proportional to pressure. जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा adsorption होगा. और अगर सपोज हम लोग मॉडरेट प्रेशर्स की बात करें तो बहुत सारी जगह जो है इसमें से ऑक्यूपाई हो गई रहेगी. तो जब ऑक्यूपाई हो गई रहेगी तो उनका मानना ये था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जितने से आपने प्रेशर बढ़ाया, यानी उसको प्रोपोर्शनेट नहीं रहेगा. उससे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एब्जॉर्ब विल बी अ लिटिल बिट लेसर साइड. और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग वेरी हाई प्रेशर्स की बात करेंगे कि जहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, जो भी हमारे एड्सॉर्बेट के, वो सारी की सारी जगह जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे. सो बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मल्टीमोलिकुलर लेयर, तो यहाँ पे सारी की सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो गई. तो अभी उनका कहना इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. m तो कांस्टेंट है आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, लेकिन जो x है वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वारी कर रहा है. पहले तो इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. उसके बाद में एट मॉडरेट प्रेशर इट इज लिटिल बिट लेसर, जैसे प्रेशर जितने से बढ़ा उससे थोड़ा कम है. एंड एट वेरी हाई प्रेशर इट विल बिकम कांस्टेंट, क्योंकि इससे फर्दर और ज़्यादा x का वैल्यू बढ़ नहीं सकता, यानी और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सारी की सारी जगह जो है x ने ऑक्यूपाई कर ली है. अब इसको उन्होंने मैथमेटिकली इस तरीके से पुट फॉरवर्ड किया. सो नंबर 1, एट लो प्रेशर्स x upon m is directly proportional to p. यानी जगह काफ़ी ज़्यादा होगी जब हम लोग लो प्रेशर्स की बात करेंगे, तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना था. या x upon m is equals to k into p. सिमिलरली अगर सपोज हम लोग बात करते हैं at moderate pressures, तो फ्रेंडलिच का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जैसे जैसे लोअर प्रेशर से हम लोग मॉडरेट प्रेशर्स की तरफ बढ़े तो जगह जो है, जो m है, उसके सरफेस के ऊपर की जो जगह है वो कम कम होने लगी, क्योंकि कुछ जगह जो है x ने ऑक्यूपाई कर ली. और इसीलिए जितना एब्जॉर्प्शन पहले होता था उससे अभी थोड़ा कम होगा. और इसीलिए वो कहते हैं कि एट मॉडरेट प्रेशर्स x अपॉन m शुड बी प्रोपोर्शनल टू p to the power 1 by n, जहाँ पे n का वैल्यू should be greater than 1. It might be 2, it might be 3, it might be 4. So n should be greater than 1. या x upon m equals to k into p to the power 1 by n at moderate pressures. और वही अगर at higher pressures की बात करें, so number 3, at very high pressures x upon m equals to constant, यानी k मान के चलते हैं. अब इसको उन्होंने ग्राफिकली पुट फॉरवर्ड किया, क्योंकि जो रिलेशन उनको मिला वो ग्राफिकल रिलेशन था, और वो रिलेशन इस तरीके से था. अगर हम x upon m वर्सेस p प्लॉट करते हैं तो उनके हिसाब से at low pressures x upon m was directly proportional to p. At moderate pressures x upon m was proportional to p to the power 1 by n, and at very high pressures x upon m was constant. The Freundlich adsorption isotherm was applicable to only physical adsorption, यानी ये सिर्फ physical adsorption के लिए applicable था, and that too for moderate pressures. और जो moderate pressures थे वो moderate pressures के लिए relation क्या था? तो moderate pressures के लिए relation था x upon m is proportional to p to the power 1 by n. हम इसको लिखते हैं तो we used to say कि भाई x upon m was proportional to p to the power 1 by n, or x upon m equals to k into p to the power 1 by n. जहाँ पे k और n were constant, the value of n should be greater than 1.
अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए अगर सपोज लॉगरिथम लेते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड में, तो वी गेट log of x upon m equals to log of k into p to the power 1 by n. Now log of x upon m, now this entire thing need to be to the base 10 should be equals to, हमें पता है log of a into b must be equals to log a plus log b, यानी हम लिख सकते हैं log k to the base 10 plus log of p to the power 1 by n to the base 10. Now again we know that log a to the power b should be equals to b log a. So we can just write down log of x upon m to the base 10 should be equals to log k to the base 10 plus 1 by n log p. इसको रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को अगर सपोज हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हमको मिलेगा log x upon m to the base 10 is equals to 1 by n log p plus log k. Now every log need to be to the base 10. ना ये जो इक्वेशन है जो हमें मिला है अभी, ये इक्वेशन, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो अगर सपोज हम इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल गेट, आप लोगों को क्या मिलेगा, ये आपका जो y है, दिस y शुड बी इक्वल्स टू log x बाई m, स्लोप शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई n, x शुड बी इक्वल्स टू log ऑफ p एंड y इंटरसेप्ट c शुड बी इक्वल्स टू log ऑफ k. सो ये रिलेशन अगर सपोज हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो व्हाट डू वी गेट. सो अगर y एक्सिस पे हम लोगों ने लिया log x बाई m टू द बेस 10 और x एक्सिस पे लिया log p टू द बेस 10, तो हमें एक लाइन मिलेगा विच विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस विथ हियर y इंटरसेप्ट was this one, which will be equals to log k, and the slope is m is the slope, और ये slope कितना होना चाहिए, the slope need to be equals to, if this angle is theta then this has to be tan theta equals to slope must be equals to 1 by n. So if this is a, this is b and this is c, so 1 by n will be equals to a b upon bc. तो इसके ऊपर से हम लोगों को n का वैल्यू मिल जाएगा, log k टू द बेस 10, ये जो y इंटरसेप्ट होगा उसके ऊपर से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये k का वैल्यू और n का वैल्यू अगर सपोज हम लोग Freundlich adsorption isotherm में रखते हैं, which was given as x upon m equals to k into p to the power 1 by n, तो हम लोगों को amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent और equilibrium pressure के बीच का रिलेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो n है, इस n का वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 0.1 to 0.5. तो probably ये जो 1 by n है that will be having the values between 0.1 to 0.5 because हम लोगों ने कहा n should be greater than 1. तो अगर n 2 है so 1 by 2 will be equals to 0.5. तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो वैल्यू 0.1 से 0.5 के बीच में होगा. Now let's say for example if 1 by n is equals to 0, then what? For 1 by n equals to 0, x upon m will be equals to k into p to the power 0. So therefore x upon m will be equals to k, which is nothing but constant, and this will happen only when the adsorption is being carried out at very high pressure. बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तभी ऐसा हो सकता है ना, which we have seen already into the earlier graphs. Similarly, अगर suppose for the value of 1 by n equals to 1, so x upon m will be equals to k into p to the power 1. So x upon m will be equals to k p
or x upon m will be proportional to P. So this may happen at very low pressures. So at low pressures क्या होना चाहिए? At low pressures we have x upon m is proportional to P, and at very high pressures we should have x upon m equals to constant. So when we say the pressure is very high, the value of n should be nearly equals to infinity. And when we say the value of n equals to 1, okay, so that is we are talking about very low pressures. But Freundlich adsorption isotherm was actually applicable to this, that is at moderate pressures, and that was equals to x upon m equals to k into p to the power 1 by n. और हमने लोगों ने देखा अभी ग्राफ से, अगर सपोज हम इसको लॉग लेते हैं और लॉग का वैल्यूज का हम लोग प्लॉट करते हैं तो हम लोग k और n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर k और n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया सो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन x अपॉन m एंड p, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना एब्जॉर्ब हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट अगर इतना प्रेशर है तो, या फिर इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट तो कितना प्रेशर अप्लाई किया होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. As well as हम लोगों ने ये देखा है कि जो Freundlich adsorption isotherm है that was applicable to only physical adsorption and it considers only the moderate pressures. अब ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द प्रोबेबल रेंज जो है, जो प्रोबेबल रेंज है किसका, हमारा n वाला वैल्यूज का, दैट इज इन बिटवीन 0.1 to 0.5. So that means ओवर अ लिमिटेड रेंज ही जो है ये ऑपरेट होता है. और इसीलिए फिर हम लोगों ने नया वाला adsorption isotherm पढ़ना शुरू किया and that was Langmuir's adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm मेनली केमिसॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है. जैसा कि हमने बताया Freundlich adsorption isotherm वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता था, लेकिन मेनली जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो Langmuir adsorption isotherm एक्सप्लेन करता है. और Langmuir adsorption isotherm के पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं. अब पोस्टुलेट्स का मतलब होता है जनरल assumptions. तो क्या जनरल assumptions थे? पहला वाला जनरल assumption ये था कि द लेयर ऑफ द गैस adsorbed इज ओनली 1 molecule thick, दैट मीन्स यूनिमोलिकुलर लेयर. इसका मतलब क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है लैंगमियर, और इसीलिए जो एड्सॉर्प्शन है गैस का इट इज यूनिमोलिकुलर. इसका मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर मल्टी मोलिकुलर लेयर नहीं बन सकता, ऐसा लैंगमियर का कहना था. सो तो फर्स्ट उसका अजम्पशन ये है कि जो भी आपका लेयर बनेगा एड्सॉर्प्शन का दैट शुड बी यूनिमोलिकुलर थिक. इसका दूसरा assumption ये था कि adsorption involves two opposite processes, A. condensation of gas molecules and B. evaporation of gas molecules. यानी अगर कोई सॉलिड सरफेस है तो उसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स जो है वो आके कंडेंस होते हैं और गैस के पार्टिकल वहां से इवेपोरेट भी होते हैं. और इसी से रिलेटेड इसका तीसरा assumption भी था और वो ये था the rate of condensation of a gas is directly proportional to unoccupied surface of adsorbent and the rate of evaporation of gas is proportional to the covered surface. इसका मतलब ये है कि जितना एम्प्टी स्पेस रहेगा, जितना खाली रहेगा एड्सॉर्बेंट, तो उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा क्योंकि उतनी जगह मिल जाएगी एड्सॉर्ब होने के लिए गैस को. और जितना ज़्यादा वो कवर्ड रहेगा यानी जितना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो गया रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो इवेपोरेट होगा. यानी इनिशियली जब एड्सॉर्प्शन शुरू होगा तो जो कवर्ड सरफेस एरिया है वो बिल्कुल नहीं रहेगा यानी खाली रहेगा, जो सॉलिड सरफेस है वो खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा. तो जब गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन कभी भी ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन बढ़ते चले जाएगा तो उसका इवेपोरेशन भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा. यानी एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन. और हम तब कहेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम अचीव हुआ और मैक्सिमम जितना एड्सॉर्प्शन हो सकता है उतना एड्सॉर्प्शन हुआ. And now this Langmuir's adsorption isotherm was given by the expression x upon m equals to ap upon 1 plus bp, where x is mass of gas adsorbed, m is mass of adsorbent, p is pressure, A and B are Langmuir's parameters. Just like Freundlich में आपके पास में K और N थे जो Freundlich parameters थे, वैसे A and B are the Langmuir's parameters. अब जो mass of the gas adsorbed है that should be taken into grams
और जो आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है दैट आल्सो शुड बी टेकन इन ग्राम्स। अब इस एक्सप्रेशन की वैलिडिटी हम लोग अलग अलग प्रेशर्स के ऊपर चेक करते हैं। नंबर 1, एट लो प्रेशर्स। एट लो प्रेशर्स P का वैल्यू बहुत 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 कम होगा। सो P विल बी very less. Therefore, 1 plus Bp must be nearly equals to 1. Because P का वैल्यू बहुत छोटा है, so 1 plus Bp should be nearly equals to 1 as Bp will be very much less than 1. तो अगर एक्सप्रेशन में हम लोग 1 प्लस बी पी के जगह पे 1 रखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी अपॉन 1. Now because a is constant, so we can just write down x upon m is directly proportional to p, which is again similar to that of what we were been getting in Freundlich adsorption isotherm. So at low pressures, x upon m is proportional to p. Now let's check it at very high pressures. So at very high pressure, p का value will be very large. ग्रेटर वैल्यू रहेगा. सो देयरफॉर जो Bp रहेगा that will be very much greater than 1. So 1 plus Bp को we can take nearly equals to Bp, isn't it? है ना, क्योंकि Bp काफ़ी बड़ा है 1 से, so 1 plus Bp will be nearly equals to Bp. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, we'll get therefore x upon m equals to AP और 1 plus BP के जगह पे रखेंगे BP. Now because your PP get cancelled, isn't it? So you get x upon m equals to A by B, which is equals to constant. Again the similar result to that of जो हम लोगों को Freundlich adsorption isotherm में मिला हुआ है ना, कि x upon m is equals to constant at very high pressures. Now what at moderate pressures? So at moderate pressures x upon m equals to AP upon 1 plus BP holds correct. अब इसको आगे हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, भाई किस तरीके से ग्राफ बना होगा Langmuir's adsorption isotherm का. So for graphical representation we arrange this adsorption isotherm as follows. हमारे पास था x upon m equals to AP upon 1 plus BP. So we write down x upon m by P. P उधर ट्रांसपोज किया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस BP. इसको रेसिप्रोकेट करते हैं. So what we'll get P upon x by m must be equals to 1 plus BP upon A. So that is P upon x by m is equals to 1 by A plus B by A into P. Rearranging, P upon x upon m equals to B by A into P plus 1 by A. Now let us compare this with y equals to mx plus c. So y equals to mx plus c के साथ में कंपेयर किए तो हमको मालूम पड़ेगा कि y is p upon x by m, slope is b by a, x is p and c is 1 by a, यानी आपका y इंटरसेप्ट is
1 by A. Now let's draw this onto the graph. So if we plot P upon X by M versus P, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जहाँ पे जो y इंटरसेप्ट होगा this one should be equals to 1 by A, and जो स्लोप होगा this slope must be equals to this is slope. So let's say for example if this is theta, तो slope इक्वल्स टू tan थीटा. अगर सपोज ये ए बी और सी है तो दैट शुड बी इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी शुड बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए. सो इफ द वैल्यू ऑफ बी बाई ए है ना, जो वैल्यू है b बाई ए का, अगर ये b बाई ए का वैल्यू और a का वैल्यू हम लोगों को पता है तो देन वी कैन कैलकुलेट x अपॉन m ओके फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर. या अगर सपोज हमें x बाई m पता है तो वी कैन कैलकुलेट अ पर्टिकुलर प्रेशर एट विच दिस x अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग adsorbed onto capital M mass of the adsorbent. So in this way we can use Freundlich adsorption isotherm as well as Langmuir's adsorption isotherm. सिर्फ फर्क ये है कि Freundlich का adsorption isotherm जो था was applicable for physical adsorption, और जो Langmuir's adsorption isotherm है that's being applicable mainly for chemical adsorption. दोनों में unimolecular layer को ही assume किया हुआ था, but then Langmuir's adsorption isotherm is applicable over a wide range, whereas जो Freundlich adsorption isotherm है वो 0.1 से 0.5 का रेंज तक ही अप्लीकेबल था 1 by n का वैल्यू. एंड दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं Langmuir's adsorption isotherm. Now Freundlich adsorption isotherm and Langmuir's adsorption isotherm were also applicable for adsorption of solutions on solid. हमने पहले देखा कि भाई Freundlich adsorption isotherm और Langmuir's adsorption isotherm दोनों गैस ऑन सॉलिड मतलब adsorption ऑफ गैस ऑन सॉलिड के लिए अप्लीकेबल था, लेकिन ये adsorption ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड ऑन सॉलिड के लिए भी अप्लीकेबल रहेगा ना. Freundlich adsorption isotherm और Langmuir's adsorption isotherm क्या थे? So according to Freundlich, x upon m equals to k into p to the power 1 by n, जहाँ पे n का value should be greater than 1, okay, for adsorption of gas on solid. और Langmuir's adsorption isotherm क्या था? x upon m equals to ap upon 1 plus bp for adsorption of gas on solid. Both of them were applicable for adsorption of liquid on solid. बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब गैस की बात करते हैं तो हम लोग वी आर रिलेटेड टू द प्रेशर, फिर आज जब लिक्विड की बात करते हैं तो देन इट्स रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन. सो द सेम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म Freundlich वाला भी और Langmuir वाला भी कैन बी अप्लीकेबल फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड एज x upon m equals to k into c to the power 1 by n where n is greater than 1. अब देखिए कि जो प्रेशर है उसकी जगह पे सिर्फ क्या आया, इसके अंदर कंसंट्रेशन आया है. सो दिस कैन बी एन एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड. पर किसका? Freundlich एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. अब ये Langmuir's एडसॉर्प्शन आइसोथर्म तो पहले क्या था फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस x अपॉन m इक्वल्स टू AP अपॉन 1 प्लस BP. अब वही हो गया x अपॉन m इक्वल्स टू AC upon 1 plus BC. So in the place of pressure we are using concentration अगर suppose adsorption of liquid on solid है. Now let us solve some numerical, है ना, एक numerical कहते हैं which is an important one कि इस तरीके का numerical appear हो सकता है एग्जाम में on adsorption. So numerical दिया हुआ है 100 ml of 1 molar oxalic acid is shaken with 0.5 grams of wood charcoal. The final concentration of solution after adsorption is 0.5 molar. Calculate the amount of oxalic acid adsorbed per gram of charcoal. Molecular weight of oxalic acid equals to 126 grams. दिया हुआ है. अब ये देखते हैं सबसे पहले कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करें. हमें दिया हुआ है 100 ml 1 molar oxalic acid. तो अगर 1 molar 100 ml oxalic acid दिया तो पहले हम लोग mass of oxalic acid निकाल सकते हैं. Now how can we calculate mass of oxalic acid? तो हम लोग mass of oxalic acid इस तरीके से निकालेंगे. हमें पता है molarity equals to weight of substance divided by molecular mass into 1000 divided by V volume. So molarity दिया हुआ है 1 molar. वेट ऑफ ऑक्सालिक एसिड हमें निकालना है. मॉलिक्यूलर मास पता है 126
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml. So mass of oxalic acid will be equals to 12.6 ग्राम्स. तो इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सालिक एसिड रहा होगा और उसको हम लोगों ने 0.5 ग्राम वुड चारकोल के साथ में शेक कर लिया. सो द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडसॉर्प्शन इज 0.5 मोलर, यानी पहले 1 मोलर लिया था, अभी 0.5 मोलर है. इसका मतलब जितना लिया था उसमें से आधा अमाउंट जो है वो एडसॉर्ब्ड हो गया. सो एज द मोलारिटी बिकम्स हाफ, after adsorption, hence half of the amount taken must be adsorbed. हम चाहे तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर हमको पता है कि भाई मोलारिटी अगर हाफ हो गई इसका मतलब जो हाफ अमाउंट जो है वो एडसॉर्ब हो गया. देयरफॉर वी कैन से द अमाउंट ऑफ ऑक्सालिक एसिड एडसॉर्ब्ड x equals to 12.6 divided by 2, that is equals to 6.3 grams. So the amount of the substance adsorbed, that is x, वो पता चल गया हम लोगों को, and this x is equals to 6.3 grams. And the mass of adsorbent is also being given. The mass of adsorbent यानी m is given to be 0.5 grams. आपको 0.5 grams of wood charcoal दिया हुआ है. So we say mass of adsorbent equals to 0.5 grams. Therefore, amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent x upon m is equals to x कितना था 6.3 grams divided by m is 0.5 grams, that is equals to 12.6 grams. So the amount of the substance adsorbed per unit mass of adsorbent आपका आया 12.6 grams. अब हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस एडसॉर्प्शन के. तो एडसॉर्प्शन जो है वो बहुत सारी जगह पे अप्लीकेबल है, बहुत सारे फिनोमेना हैं जो एडसॉर्प्शन के ज़रिए हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 रिमूवल ऑफ अनवांटेड गैसेस और वेपर्स. तो बहुत बार जो अनवांटेड गैसेस होती है या वेपर्स है उनको निकालने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम लोग एडसॉर्प्शन यूज़ करते हैं. तो बहुत बार क्या होता है कि जो एयर होता है उसमें बहुत पॉइजनस वेपर्स मौजूद होते हैं. अब ये अगर सपोज एयर में बहुत सारे पॉइजनस वेपर्स मौजूद है, तो अगर सपोज एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट हम लोग यूज़ करें जो कि क्या करे, इन वेपर्स को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर ले, तो एयर विल बी फ्री फ्रॉम सम दिस अनवांटेड गैसेस या वेपर्स. और इस तरीके से हम लोग एड्सॉर्प्शन को फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड गैसेस और वेपर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे जो इंडस्ट्री होती है जिसमें फर्मेंटेशंस कैरी आउट होते हैं, तो अगर उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो जो प्रोडक्ट रहेगा वो अनपैलेटेबल रहेगा, माने वो खराब हो जाएगा प्रोडक्ट. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एड्सॉर्प्शन यूज़ करते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि जो चारकोल है ना, उसके ऊपर हम लोग CO2 को एड्सॉर्ब करा लेते हैं और इस तरीके से CO2 उसमें से रिमूव हो जाता है. अब सेकेंड वाला इसका एप्लीकेशन देखते हैं. सेकेंड है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर. अब बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, जैसे शुगर है, विनेगर है, इनके अंदर कलरिंग मैटर्स या कलरिंग पिगमेंट्स मौजूद होते हैं एज एन इम्प्योरिटी. तो उसमें हम लोग जो है डिफरेंट एड्सॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि चारकोल हो गया, फुलर्स अर्थ यूज़ हो गया, जो क्या करते हैं इन कलरिंग पिगमेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं और इस तरीके से उसमें से इम्प्योरिटीज हट जाती है. एड्सॉर्प्शन का थर्ड एप्लीकेशन है क्रिएशन ऑफ हाई वैक्यूम्स.
अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर चेम्बर है, उसमें से यूजुअल मेथड से हम लोगों ने जो है गैसेस जो है बाहर निकाल दी हैं, ओके, देयर नथिंग इनटू दैट। और हम अगर सपोज इसके अंदर चारकोल रख देते हैं, तो चारकोल जो है इट कैन एब्सॉर्ब ऑल द गैसेस एट लो टेम्परेचर। अब चारकोल क्या करेगा, इसके अंदर जो भी रिमेनिंग गैसेस रहेगा उनको सभी को अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ हाई वैक्यूम। फोर्थ एप्लीकेशन ये है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज इन कैटालिसिस, क्योंकि एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमारे जो रिएक्टेंट्स है, दे गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एन एडसॉर्बेंट, जहाँ पे बिकॉज देर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अदर, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। एडसॉर्प्शन ऑल्सो फाइंड आउट एप्लीकेशन इन मेडिसिन। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, हम अगर सपोज उसमें समझते हैं कि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एडसॉर्ब होते हैं बॉडी टिश्यूज के ऊपर, एडसॉर्ब। सो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है या मेडिसिन है, उसमें भी जो है एडसॉर्प्शन इज हैविंग एन एप्लीकेशन। एडसॉर्प्शन का एप्लीकेशन लुब्रिकेशन में भी है ना। ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेट करके एक्ट करता है। द रीजन इज दैट क्योंकि वो अपने ऊपर गैसेस को एब्सॉर्ब करता है। तो जब ग्रेफाइट के ऊपर गैसेस जो है वो एब्सॉर्ब होती है ना, तो उसके कारण जो उसको लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी आती है। तो वी से दैट कि भाई लुब्रिकेशन इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन। So these are some of the applications of adsorption. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session. Keep on watching. Do subscribe to the channel to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.